हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़ेंगे और आपको सीटेट पेपर 1 में एनसीईआरटी ईवीएस से ही प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर का। ठीक है, आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस से आपका सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, जिसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट से पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका पैडागोजी से पूछा जाता है। ठीक है, तो 30 नंबर लाने के लिए आपको एनसीईआरटी का क्लास 3 का, क्लास 4 का और क्लास 5 की ये 3 किताब जो है आप पढ़िए। ठीक है, क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की ये 3 क्लास की किताब पढ़िए एनसीईआरटी ईवीएस का। आप निश्चित रूप से 30 में 30 नंबर ले आएंगे, क्योंकि आपका जो है एनसीईआरटी बुक से ही आपका प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस में। ठीक है, आपको इन तीनों बुक के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 बुक को ही फॉलो करके आप आराम से ईवीएस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए आज हम क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस का प्रश्न लेकर आया हूं और यह सही प्रश्न आपका एनसीईआरटी किताब से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 4 की ईवीएस से। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिएगा इस बिंदु को, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। ठीक है, बांस और रस्सी से बने हुए पुल जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? असम में। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटने तक पानी भर जाता है। ठीक है, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटने तक पानी भर जाता है। याद रखिएगा इस बात को। आज आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्लास 4 की ईवीएस से, संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूँ। अब पढ़ते हैं यहाँ पर टॉली। टॉली के बारे में पढ़ते हैं कि टॉली क्या है। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। ठीक है, टॉली क्या होता है? एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है। ठीक है, और टॉली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उनको नदियाँ पार करने के लिए इसी टॉली की मदद से क्या है, नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। और यह टॉली जो है लकड़ी से बना हुआ होता है। ठीक है, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पत्थर दोनों छोर जो है पत्थर या पेड़ से कसकर बंधी रहती है। ठीक है, टॉली की, और पुली की मदद से इसे क्या है, यह जो है रस्सी पर सरकते रहता है और 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं इस टॉली में। ठीक है, तो टॉली का उपयोग कहाँ के बच्चे करते हैं? तो टॉली का उपयोग जो है ना लद्दाख में किया जाता है। बच्चे जो है नदी को पार करते समय इस टॉली का उपयोग करते हैं और नदी पार करके स्कूल जाते हैं इसी टॉली के मदद से। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो टॉली का उपयोग कहाँ करते हैं? लद्दाख में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? लद्दाख में करते हैं। बच्चे स्कूल जाने के क्रम में नदी पार करते हैं तो इन्हीं ट्रॉली का सहारे से नदी पार करके स्कूल जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख के बच्चे। ठीक है, अब आपका अगला है सीमेंट का पुल। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि हम कभी कहीं कहीं जो है नदी को पार करने के लिए सीमेंट का बने हुए पुल की मदद से नदी को क्या करते हैं? पार करते हैं। ठीक है, तो यह जो सीमेंट का जो पुल होता है यह ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना हुआ पुल होता है। ठीक है, तो सीमेंट का पुल क्या होता है? यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होता है। ठीक है, हम लोग भी दैनिक जीवन में देखते हैं कि कभी कहीं कहीं देखे हैं कि नदिया के ऊपर जो है ना पुल बने होते हैं। ठीक है, तो नदी पार करने के लिए हम इसी पुल की सहायता से क्या करते हैं? नदी को
पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है, इसी पुल के मदद से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है आपके यहाँ बल्लम, ठीक है। बल्लम क्या है? बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, ठीक है। देखिए, बल्लम केरल में नाव को क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। केरल में नाव को क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। और बल्लम जो है ये लकड़ी की बनी छोटी सी नाव है, ठीक है। लकड़ी की बनी छोटी सी नाव है जिसको बल्लम कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? आपका केरल में, ठीक है। तो केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव को क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। प्रश्न इस तरह से बना देगा आपको कि केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव को क्या कहते हैं? तो बल्लम कहते हैं, ठीक है। या इस तरह बनाएगा क्वेश्चन आपको कि केरल में नाव को क्या कहते हैं? तो बल्लम कहते हैं। याद रखिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आपको याद रखना है। अब है आपका अगला पॉइंट है ऊँट गाड़ी, ठीक है। ऊँट गाड़ी, देखिए, राजस्थान में बच्चे पढ़ने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राजस्थान में बच्चे पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऊँट गाड़ी का। ऊँट गाड़ी पर बैठ करके, ठीक है, बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं। तो वहाँ के लोग जो होते हैं, राजस्थान के लोग जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यही ऊँट गाड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, ठीक है। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऊँट गाड़ी का, जो कि रेत में भी चल सकती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बैलगाड़ी। तो मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर उपयोग लाई जाती है क्या चीज़? आपका बैलगाड़ी, ठीक है। मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है आपका क्या? बैलगाड़ी। अब अगला पॉइंट आपका जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? देखिए, जुगाड़ जो है ना, ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, ठीक है। जुगाड़ जो है ये आगे से कैसा दिखती है? मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी की फट्टों से बनी होती है। आगे से देखने में लगता है मोटरसाइकिल की तरह, ठीक है, और पीछे जो है ना, यह लकड़ी के फट्टों से बनी होती है आपका जुगाड़। इसको क्या कहते हैं? जुगाड़ कहते हैं। और जुगाड़ का उपयोग बच्चे जो है ना, गुजरात में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जुगाड़ का उपयोग कहाँ के लोग करते हैं? गुजरात के लोग। और यह कैसा होता है? तो आगे से देखने में आपको बाइक की तरह लगता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों की बनी होती है जुगाड़, जिसको क्या कहते हैं? जुगाड़ कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है। सही बात है, जहाँ बहुत जंगल होते हैं वहाँ दिन में भी क्या होते हैं? अंधेरा रहता है। और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। घने जंगलों में क्या होती है कि अंधेरा रहता है, और सन्नाटे होने पर क्या होता है कि पक्षी और जानवरों की आवाज़ भी सुनाई देती है। अगला पॉइंट है कि बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ठीक है। बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं, ठीक है। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ठीक है। बर्फ़ में पैर धंस भी सकता है, और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हम आपका महत्वपूर्ण सारा पॉइंट उठाया हूँ आपके किताब से, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और ये सभी आपका एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में कैसा रास्ता पाया जाता है? ऊबड़ खाबड़ पथरीला, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। अगला है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं है, ठीक है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं, ठीक है। ये सिर के दोनों तरफ जो छेद होते हैं, इनके दो छोटे छोटे छेद होते हैं। यह छेद जो है पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सूंघते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और इन्हीं छेद की मदद से क्या करते हुआ सूंघते हैं। और उनके कान जो है ना, पंखों से ढके रहते हैं, ठीक है। कान होते हैं, लेकिन पंखों से ढके होने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि पक्षी के कान होते हैं या नहीं, लेकिन पक्षी के भी कान होते हैं। दो छोटे छोटे कान होते हैं और दोनों कान जो है उसके पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं छेदों की सहायता से मदद से हुए पक्षी सूंघते हैं। अगला है आपके सामने पॉइंट, छिपकली के बारे में पढ़िए। छिपकली के बारे में, छिपकली के भी छोटे छेद कान होते हैं, ठीक है। छिपकली के भी कान होते हैं, छोटे छेद कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। छिपकली के भी
क्या होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये तो छिपकली के बारे में कि छिपकली के भी छोटे छेद कान जैसे होते हैं, ठीक है, छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं मगरमच्छ की तरफ। मगरमच्छ की बात करते हैं तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आपको आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला है जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बना देगा आपको परीक्षा में कि जानवरों की जो खाल पर डिजाइन होते हैं, जो जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो जानवरों की जो शरीर पर डिजाइन बने होते हैं वह वो उसके शरीर पर बाल के कारण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा कि जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन बने होते हैं वह बाल के वजह से होते हैं, ठीक है, बाल के कारण होते हैं उसके शरीर पर डिजाइन। अगला है हाथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है हाथी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं हाथी के बारे में। बहुत ही आपका यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। प्रश्न इस तरह से बनाकर आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। प्रश्न बनाएगा इस तरह कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 100 किलो से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 2 160 किलो से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 3 200 किलो से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 4 400 किलो से ज़्यादा। लेकिन आपको याद रखना है 100 किलो, ठीक है, 100 किलो, यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और प्रश्न पूछे भी जाता है, आपको याद रखना है, किसी भी तरह से पूछेगा आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है, इस बात को आप याद रखिएगा। हाथी जो है ना बहुत कम आराम करता है, हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बना देगा आपको परीक्षा में कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर के ठंडक मिलती है, ठीक है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, क्योंकि इससे क्या है उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट है कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस महत्वपूर्ण बात को कि हाथी के कान कैसे होते हैं, तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। प्रश्न इस तरह बनाएगा कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं, तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है। हाथी के कान कैसे होते हैं, तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला है 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। प्रश्न इस तरह से आपको बना देगा कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना किलोग्राम होता है, तो याद रखिएगा 200 किलोग्राम होता है आपका 3 महीने के हाथी का वजन, याद रखिएगा इस बात को। और तो ये तो आप पढ़े अभी हाथी के बारे में, ठीक है, कि हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं, ठीक है। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो ये तो हाथी के बारे में पढ़े। अब हाथियों का झुंड, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हाथी का झुंड इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह कि हाथी के झुंड में उसका जो है ना बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है, ठीक है। और हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में कितने
हथनी और बच्चे होते हैं तो 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। और सबसे बुजुर्ग हथनी जो है ना पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है। और हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस सारी बात को आपको याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा, प्रश्न पूछता भी है। अगला प्रश्न कि 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं। प्रश्न इस तरह से बना देगा कि हाथी जो है झुंड में कितने सालों तक रहते हैं, तो 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। प्रश्न इस तरह से फिर बनाएगा कि कितने साल बाद हाथी झुंड को छोड़ देते हैं, तो 14 से 15 साल के बाद हाथी जो है ना झुंड को छोड़ करके वो अकेले घूमने लगते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद भी करते हैं, ठीक। हाथी परेशानी आने पर क्या करते हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं। तो ये तो आप हाथी के बारे में पढ़ें। अब यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान जोधपुर खजरीली गांव। राजस्थान का जोधपुर ज़िला है, राजस्थान के जोधपुर ज़िला में एक गांव है जिसका नाम है खजरीली, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर ज़िला में एक गांव है जिसका नाम क्या है, खजरीली गांव, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं खजरीली गांव के बारे में। खजरीली गांव कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर ज़िला में है, ठीक है। प्रश्न इस तरह बना देगा आपको कि खजरीली गांव कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर ज़िला में है। तो चलिए पढ़ते हैं कि राजस्थान के जोधपुर ज़िला जो है, जो खजरीली गांव उसमें क्या पाया जाता है। तो राजस्थान की इस खजरीली गांव में खजरी के बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है। राजस्थान के इस खजरीली गांव में खजरी के बहुत पेड़ थे। खजरी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, ठीक है। खजरी गांव के लोग आज से 3 साल पहले पेड़ों को काटने से बचाने के लिए क्या किए थे, पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, ठीक है। कहाँ के लोग, खजरी गाँव के लोग, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आज 3 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। खजरीली के जो लोग हैं क्या कहलाते हैं, खजरीली गांव के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है। और यही बिश्नोई लोग जो है पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है। और रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका कैसा है आपका, हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। यानी आप वहाँ किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न बना देगा इस तरह कि खजरी गांव के लोग क्या कहलाते हैं, तो बिश्नोई कहलाते हैं। और बिश्नोई क्या करते हैं, तो यह पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट आपके सामने है, खजरी के बारे में पढ़ेंगे। वो तो खजरीली गांव के बारे में पढ़े, अब खजरी के बारे में पढ़ेंगे। तो खजरी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, ठीक है। खजरी का पेड़ जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यह पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। कौन सा पेड़ आपका, खजरी का पेड़। अगला है, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि खजरी पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। प्रश्न इस तरह से बना देगा कि किसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, तो आपका जो खजरी जो पेड़ पाया जाता है आपका रेगिस्तान में, तो इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। और इसकी पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है। अगला है, पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है, ठीक है। खजरी पेड़ के जो फलियां होती है वो सब्जी के काम आती है। पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं, ठीक है। पेड़ की फलियां क्या है, सब्जी के काम आती है और पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो खजरी के बारे में पढ़ लिए, खजरी पेड़ के बारे में। अब पढ़ेंगे यहाँ पर अनीता कुशवाहा, जिसको हम क्या कहते हैं, चमकता सितारा, गर्ल स्टार, ठीक। अनीता कुशवाहा जिसको क्या कहा गया है, चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार के नाम से पुकारा गया है उसको, ठीक है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। बिहार
नगर लोचहा गांव नहीं, बोचहा गांव होगा, ठीक है। क्या होगा आपका? बोचहा गांव होगा, ठीक है, बोचहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गांव है जिसका नाम है बोचहा, ठीक है। इस गांव में लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? आपका बोचहा में, ठीक है। बोचहा कहाँ पड़ता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में बोचहा नामक गांव है और इस इलाके में लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। यह आपका टॉपिक है कि लीची के फूल जो है ना मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग? बोचहा गांव के लोग, ठीक है। और लीची के फूल को मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करता है, ठीक है। पॉइंट है कि मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी आता है, ठीक है। आप यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो इसका सरकारी कोर्स भी आता है, सीख सकते हैं। मधुमक्खी पालन किस तरह किया जाता है इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। प्रश्न यहाँ से बना देगा आपको कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय कौन सा महीना होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर होती है मधुमक्खी के अंडे देने का समय। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है, ठीक है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय और मधुमक्खी पालन करने का समय आपका क्या है? आपका अक्टूबर से दिसंबर है, ठीक है। इस बात को याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। और अक्टूबर से दिसंबर में ही मधुमक्खी क्या है? अंडे देती है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय क्या है आपका? अक्टूबर से दिसंबर। और इसी अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी जो है अंडे देती है, ठीक है। यानी मधुमक्खी को अंडे देने का समय आपका क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। और इसी महीने में अक्टूबर से दिसंबर महीने में ही क्या है? मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। अगला है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। लीची के फूल क्या है आपका? फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछ देगा आपको कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? तो लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी के एक बक्से से कितने किलो शहद प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो जो है शहद प्राप्त होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट निकला आपको कि मधुमक्खी पालन करने का समय क्या है? तो अक्टूबर से आपका दिसंबर है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर में ही मधुमक्खी जो है मधुमक्खी का अंडा देने का समय होती है, ठीक है। और आपका फरवरी महीने में आपका लीची का फूल जो है ना खिलते हैं। अब तो यहाँ मधुमक्खी के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खी के छत्ता के बारे में, ठीक है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, याद रखिएगा इस बात को। मधुमक्खी के जो छत्ता होते हैं उसमें हर छत्ते में क्या होती है? रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। तो अंडे देने का काम कौन करती है? रानी मधुमक्खी। इस बात को याद रखिएगा कि मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो रानी मधुमक्खी देती है, ठीक है, रानी मधुमक्खी। इस बात को आप याद रखिएगा कि अंडे देने का कार्य कौन करती है? तो रानी मधुमक्खी। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करता है, ठीक है। देखिए अंडे देने का काम कौन करती है? तो रानी मधुमक्खी। और छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है, यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती है, ठीक है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है और यह दिन भर क्या करती है? शहद के लिए फूलों का रस क्या है? ढूंढती रहती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से आपको बनेगा भी और बनता भी है कि छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो रानी मधुमक्खी का काम क्या है? अंडे देने की काम है। और छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होते हैं जो एक काम छोड़कर कोई काम नहीं करता है, ठीक है। नर मधुमक्खी का कोई काम ही नहीं है छत्ता में, ठीक है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है जो दिन भर काम करती है और शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती रहती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सब है। जब किसी भी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। देखिए आप देखते होंगे ना कि कभी कभी हमारे सरों के ऊपर मधुमक्खियाँ नाचने लगती है, ठीक है। देखते हो ना आप लोग, देखे होंगे कभी कभी कि मधुमक्खियाँ जो है ना पूरा भिनभिनाने लगती है, सर के ऊपर पूरा डांस नाचने लगती है। हम लोग देखे होंगे, हम भी देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि कभी कभी मधुमक्खियाँ जो है ना एक साथ में
ऊपर एक साथ में अपना क्या है भिन-भिना करके डांस करने लगती है। तो ऐसा क्यों करती है? तो ऐसा है कि मधुमक्खी को रस मिल जाता है ना, तो वह एक तरह का डांस करने लगती है, जिससे दूसरे मधुमक्खी को पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या है आपका शहद है, रस है, ठीक है। तो दूसरे मधुमक्खियों को जानकारी देने के लिए मधुमक्खी जो है एक तरह का डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके सामने कि काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनने का काम भी इन्हीं का होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि काम करने वाली मधुमक्खियाँ जो होती है, ठीक है, जिसको श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं, इसी यही क्या है शहद बनाती है और छत्ते बनाने का काम भी यही करती है आपका श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी का काम करने वाली मधुमक्खी का होती है, ठीक है। बच्चे का पालन पोषण भी कौन करती है? यही आपकी श्रमिक मधुमक्खी करती है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है, ठीक है। रानी मक्खी का काम क्या है? सिर्फ अंडे देने की काम है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका श्रमिक मधुमक्खी जो होती है, इनका काम है इनका काम है बच्चों का पालन करना और आपका शहद बनाना, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे, ये तो पढ़े आप मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। अब पढ़ेंगे चींटी, दीमक और तितैया के बारे में, ठीक है। चींटी, दीमक और तितैया के बारे में। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। चींटियों का काम बटा रहता है। चींटियों का काम भी क्या है? बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडा देती है, ठीक है। रानी चींटियाँ जो है क्या है? अंडा देती है। चींटियाँ में भी क्या है? रानी चींटी अंडा देने का काम करती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है, ठीक है। बात को याद रखिएगा कि अंडा देने का काम कौन करती है? कौन सा चींटी करती है अंडा देने का काम? तो रानी चींटी। सिपाही चींटी का काम क्या है? तो बिल का ध्यान रखना है, ठीक है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है, ठीक है। तो सभी चींटियों का भी काम बटा हुआ है। रानी चींटी का काम है अंडा देना, सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना, और काम करने वाली चींटी का काम है भोजन ढूंढकर बिल तक लाना। तो पढ़े चींटी के बारे में। अब दीमक और तितैया। तो दीमक और तितैया भी समूह में रहते हैं, ठीक है। दीमक और तितैया भी समूह में रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए गांधी धाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये सब कहाँ है? आपका गुजरात में है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। गांधी धाम कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद, वलसाड, ये सब कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में। कोझिकोड आपका केरल मडगांव में पड़ता है, ठीक है। ये सब जगह का नाम याद रखिएगा। प्रश्न पूछता भी है परीक्षा में कि गांधी धाम कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, वलसाड कहाँ है, ये सब पूछ देता है आपके परीक्षा में। तो जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जगह का नाम याद रखिएगा। तो गांधी धाम, अहमदाबाद, वलसाड आपका कहाँ है? आपका गुजरात में। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? आपका केरल मडगांव में, ठीक है। कोझिकोड। मडगांव गोवा में पड़ता है, ठीक है। मडगांव कहाँ पड़ता है? आपका गोवा में। अगला है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। प्रश्न इस तरह से बनेगा आपका कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितने सुरंगें और कितने पुल है? तो 92 सुरंगें और 2000 पुल है। गोवा से केरल तक के रास्ते में, रेल के रास्ते में कितने सुरंग है? ठीक है। सुरंग को कहने का मतलब है कि पहाड़ काट कर जो रास्ता बनाई जाती है उसको सुरंग कहते हैं, ठीक है। तो कितने सुरंग है गोवा से केरल के बीच? जो रेलवे आपका रास्ता जो बनाई गई है उसमें कितने सुरंग मिलेगी आपको? तो 92 सुरंग है। और कितने पुल है? 2000 पुल है। याद रखिएगा इस बात को, पूछा भी जाता है आपका परीक्षा में कि गोवा से केरल तक के रेलवे के रास्ते में कितने सुरंगें और कितने पुल है? तो 92 सुरंगें और 2000 पुल है। मलयालम, कोकरी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मलयालम, कोकरी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। अगला पॉइंट है आपके सामने मलयालम में। देखिए मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं, ठीक है। मलयालम में प्रश्न बनेगा इस तरह कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है। मलयालम में। किस भाषा में? मलयालम में। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फेरी यानी नाव होती है, ठीक है। तो केरल में पानी इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है,
केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप का काम क्या है, तो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में क्या है, यह कैंप आप मदद करती है। ठीक है, कबड्डी खेल में छेर गुडू, हु तू तू, हाँ, डू डू डू, कीट कीट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न इस तरह पूछेगा कि हु तू तू किस खेल में आवाज़ निकाल जाती है, तो कबड्डी खेल में। ठीक है, तो ये सभी का खेल कबड्डी खेल में इस आवाज़ निकाल जाती है। ठीक है, छेर गुड्डू, हु तू डू डू, किट किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि सब आवाज़ें जो निकाली जाती है आपका कबड्डी के खेल में निकाली जाती है। अब यहाँ पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कि परीक्षा में आपसे पूछे भी जाते हैं इनके बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, तो यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक क्या थी, वेट लिफ्टर थी। ठीक है, अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपको कि कर्णम मल्लेश्वरी कितने किलोग्राम तक वजन उठा लेती है, तो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। प्रश्न इस तरह बना देगा कि कर्णम मल्लेश्वरी ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल जीते हैं। उनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। ठीक, याद रखिएगा इस बात को, कर्णम मल्लेश्वरी के पिताजी पुलिस में क्या है, हवलदार है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूल की घाटी स्थित है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच क्या स्थित है, आपको फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी किसको कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ ली। अब पढ़ेंगे मधुबनी के बारे में। ठीक, मधुबनी के बारे में पढ़िए कि बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। ठीक है, मधुबनी कहाँ पड़ता है, आपके भारत के बिहार के मधुबनी जिला है आपका। भारत जी के कौन सा राज्य में मधुबनी जिला है, तो आपका ये आपका बिहार। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में मधुबनी जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ के लोग बनाते हैं, मधुबनी जिला के लोग। ठीक है, मधुबनी जिले के लोग जो है त्योहारों एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में क्या है, खास तरह के चित्र को बनाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो चित्र जो बनाते हैं मधुबनी जिला के लोग त्योहारों के मौके पर दीवारों और आंगन में जो चित्र बनाते हैं, तो चित्र बनाते जो है वह जो रंग बनाते हैं वह रंग में, उस रंग में क्या है, तो यह चित्र में जो है ना पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, पीसे हुए चावल के घोल में क्या है, रंग मिलाकर बनाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो नील, हल्दी, फूल के पेड़ों के रंग। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि जीव जंतु साथ में क्या है, इनका चित्र बनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ठीक है, प्रश्न इस तरह बनेगा आपका परीक्षा में कि किस राज्य के लोग कचनार के फूल की सब्जी खाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, या इस तरह बनाएगा प्रश्न आपको कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग किस चीज़ की सब्ज़ी खाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग किसकी सब्ज़ी खाते हैं, तो कचनार के फूल की सब्ज़ी खाते हैं। ठीक है, प्रश्न किसी तरह से पूछेगा, आपसे याद रखना है। केरल में केले की फूलों की सब्ज़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, केले के फूलों की सब्ज़ी कहाँ के लोग खाते हैं, केरल के लोग। कचनार के फूलों की सब्ज़ी कहाँ के लोग खाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। महाराष्ट्र में सज्जन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न बनता भी, प्रश्न पूछे भी जाता है आपका परीक्षा में कि कहाँ के लोग फूलों के पकौड़े खाते हैं, तो सॉरी कहाँ के लोग सहजन के फूलों का पकौड़े खाते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग जो है ना सहजन के फूलों के पकौड़े खाते हैं। ठीक है, तो सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग। कचनार के फूलों की सब्ज़ी कहाँ के लोग खाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। केले की फूलों की सब्ज़ी कहाँ के लोग खाते हैं, तो
केरल के लोग। तो आप याद रखिएगा, आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला है आपके सामने, गुलदावरी जिनिया से भी रंग बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गुलदावरी जिनिया से भी रंग बनाए जाते हैं, उन रंगों से क्या है, कपड़ा रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन जिला इत्र के लिए मशहूर है? प्रश्न इस तरह से बना देगा आपको कि उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कन्नौज जिला। ठीक है, कन्नौज जिला याद रखिएगा, कन्नौज जिला। कन्नौज जिला जो है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है आपका इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र गुलाब जल और केवड़ों से तैयार किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। डेरा काजी खान कहाँ पर था आपका? पाकिस्तान में। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है। ठीक है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है, जिससे क्या है, दीमक नहीं लगती है। सोहना गाँव हरियाणा में पड़ता है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। ठीक है, सोहना गाँव कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। और सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में क्या मिलता है आपका? गुड़गांव मिलता है। ठीक है, गुड़गांव यानी हरियाणा। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबाल लेना है। ठीक है, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल कर पीना। बेलवनिका गांव कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। ये सब आपको याद करके रखना है कि कौन सा गांव किस राज्य में पड़ता है, या किस गांव कौन सा राज्य में कौन सा गांव है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। बेलवनिका गांव कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। अगला है, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। प्याज उगाने का काम किस महीने में होता है? जुलाई के महीने में। याद रखिएगा इस बात को। तो जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ठीक है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। तो खेत की मिट्टी को जिस औजार से नरम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? खूंटी कहते हैं, खूंटी। ठीक है, जो लकड़ी में लोहे के जो बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं जो लकड़ी में आपको लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? खूंटी कहते हैं। ठीक है, और ये खूंटी का प्रयोग जो है ना, मिट्टी को खोदकर नरम करने में किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुड़ीगो कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कुड़ीगो कहते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। सही बात है कि यदि आप प्याज को सही समय पर नहीं खोदिएगा तो क्या है, प्याज ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हंसिया को इलिगे कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से बना देगा कि कर्नाटक में हंसिया को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में हंसिया को इलिगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिगे कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। गीजू भाई वैद्यका, तो गीजू भाई वैद्यका कौन थे? तो गीजू भाई गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ, किस्से और पत्र लिखा करते थे। इस बात को याद रखिएगा। गीजू भाई वैद्यका कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो गीजू भाई वैद्यका गुजरात के रहने वाले थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अब यहाँ पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में। ठीक है, पक्षियों के बारे में। कीलचरी, ठीक है, कीलचरी जिसको क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन कहते हैं। कीलचरी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ठीक है, कीलचरी जो पक्षी है उनके घोंसले में, उनकी घोंसला क्या क्या चीज़ से बनी होती है? तो नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई, ये सब उनके घोंसले में बिछे होते हैं। कलचरी की चोंच अंदर से लाल होती है। ठीक है, कलचरी की चोंच जो है अंदर से क्या होती है? लाल होती है। कलचरी छोटे छोटे कीड़े खाती है। ठीक है, कलचरी जो है आपका छोटे छोटे कीड़े खाती है। अब बात करते हैं कौवे के बारे में। कौवे के घोंसले में लोहे, तार की और लकड़ी की शाखाएं जैसी भी होती है। ठीक है, कौवे की जो घोंसले होती है, उनके घोंसले में क्या क्या चीज़ होती है? तो उनकी घोंसला जो बनी होती है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं से बनी होती है। ठीक है, कोयल की बात करते हैं तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है।
कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। प्रश्न इस तरह बना देगा कि कौन ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और दूसरे के घोंसला में रहती है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह दूसरे के घोंसला में रहती है, यानी किनके घोंसला में रहती है? तो यह कौवे के घोंसला में रहती है। ठीक है, कोयल का अपना घोंसला नहीं होती है। ठीक है, यह किसके घोंसले में रहती है? तो कौवे के घोंसले में रहती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा जो है अपने अंडों के साथ कोयल को अंडे के भी क्या है, सेता है। ठीक है, कोयल का अपना घोंसला नहीं होती है। प्रश्न इस तरह से बनाएगा, आपको प्रश्न है परीक्षा में कि किस पक्षी का अपना घोंसला नहीं होती है। तो कोयल की जो है ना, इसका अपना घोंसला नहीं होती है, यह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है और कौवे जो है इनके अंडे को क्या है, सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है, क्योंकि कोयल जो है ना, यह इनका अपना घोंसला नहीं होती है, यह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। तो कभी कभी कोयल क्या करती है, कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा। याद रखिएगा इस बात को, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा। फाख्ता के बारे में पढ़ते हैं। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है कौन? आपका फाख्ता जो है ना, फाख्ता जो है आपका कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है आपका फाख्ता। गोरैया के बारे में पढ़ते हैं। गोरैया जो है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। ठीक है, गोरैया जो है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। प्रश्न इस तरह से बनाएगा कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ों में घोंसला कौन बनाता है? तो फाख्ता। ठीक है, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला कौन बनाती है? तो गोरैया। अरे कबूतर के बारे में पढ़ते हैं। तो पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है कौन? आपका कबूतर। बसंत गौड़ी के बारे में पढ़ते हैं। या गर्मियों में पेड़ों में टूक टूक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं कौन? आपका बसंत गौड़ी। ठीक है, बसंत गौड़ी जो है यह गर्मियों में पेड़ों में टूक टूक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ठीक है, कौन? बसंत गौड़ी। दर्जन चिड़िया की बात करते हैं। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। ठीक है, जिसको टेलर बर्ड भी कहते हैं, और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है कौन? आपका टेलर बर्ड, जिसको दर्जन चिड़िया कहते हैं। तो दर्जन चिड़िया की नोक जो चोंच होती है ना, सुई की तरह होती है। ठीक है, और इसी सुई की तरह जो चोंच होती है, इसी चोंच से वह पत्ते को सी करके घोंसला बना लेती है और उसमें अंडे रखने की क्या है, रखने के लिए तैयार करती है घोंसला कौन? आपका दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड। चलते हैं अगला पढ़ते हैं शक्करखोरा के बारे में। शक्करखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो लटकता हुआ घोंसला किसका होती है? तो शक्करखोरा की होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो पेड़ से लटकती हुई घोंसला किसकी होती है? तो शक्करखोरा की होती है। या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है कौन? शक्करखोरा। शक्करखोरा के बारे में और पढ़ लीजिए। अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़े के चित्रों से बनाते हैं कौन? आपका शक्करखोरा। शक्करखोरा की जो घोंसला होती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है? तो सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती है, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। ठीक है, किसके घोंसले में? शक्करखोरा के घोंसले में। और इसका घोंसला जो है ना, पेड़ों से लटकता हुआ घोंसला बनाती है कौन? आपका शक्करखोरा। अब हम पढ़ेंगे नर बीवर पक्षी के बारे में। तो नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, नर बीवर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी जो है नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उनमें अंडे दे देती है। ठीक है, यानी स्वयंवर रचाते हैं। यानी देखिए, नर जो है यह अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, और मादा बीवर जो होती है वह नर के घोंसला को देखती है और उनमें से जो अच्छा घोंसला लगता है उसमें जाकर को अंडा दे देती है कौन? आपका मादा बीवर। पक्षी, आप पढ़ेंगे पक्षी के बारे में। तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, पक्षी घोंसला क्यों बनाती है? तो अंडे देने के लिए बनाती है, और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाती है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे जानवरों के बारे में।
तो चलिए जानवरों के बारे में पढ़ने से पहले हम गाय के बारे में पढ़ते हैं। गाय, यहाँ जानवर से शुरुआत करते हैं। तो गाय के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत जो होते हैं पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, प्रश्न इस तरह से बना देगा आपको परीक्षा में कि गाय के जो पीछे के दांत होती है ना, वह किस चीज़ के लिए होते हैं? तो घास चबाने के लिए होते हैं। और आगे के दांत जो है ना, वह पत्ते यानी घास को काटने के लिए होते हैं। तो गाय के आगली वाली जो दांत होती है वह पत्तों को काटने के लिए होती है, और पीछे वाला जो दांत होती है चपटे दांत, वह भोजन को चबाने के लिए होती है। बिल्ली के दांत के बारे में बात करते हैं। तो बिल्ली की दांत नुकीली होती है। ठीक है, बिल्ली की दांत कैसा होती है? नुकीली होती है, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत के बारे में बात करते हैं। तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, सांप के दांत के बारे में बात करते हैं। तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते, वो क्या करते हैं? पूरा निगल जाते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे कोबरा को देखते होंगे ना, वह किसी को पकड़ता तो सीधा निगल ही जाता है। गिलहरी के दांत के बारे में बात करते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी के दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। ठीक है, किसका दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरी के। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहने के कारण है क्या है कि वो हमेशा जो है क्या है घिसने, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा क्या है? घिसते रहते हैं। ठीक है, तो गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, और गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। ठीक है, प्रश्न पूछ देगा कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में है। अगला टॉपिक है गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। ठीक है, गंदा पानी पीने से क्या हो सकता है? दस्त और हैजा। ठीक है, दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलगुंडी गाँव। ठीक है, होलगुंडी गाँव कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में, याद रखिएगा। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गाँव। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बच्चों की पंचायत क्या है? भीमा संघ होलगुंडी गाँव। ये सब कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक। अब यहाँ पर आइए नलमडा, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला ही जा सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। नलमडा गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब आपका गांव का नाम पूछ दिया जाता है कि कौन सा गांव किस राज्य में है, याद रखिएगा इस बात को। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। ठीक है, घास का जो पौधा होता है जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के नीचे अंदर क्या है? आपका फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। ठीक है, बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है उसकी जड़ होती है, वे टहनियाँ से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। देखते हैं बरगद के पेड़ में जो है ना जड़ें जो लटका हुआ रहता है उसे बच्चे क्या है पकड़ कर उसको झूला झूलते हैं, तो वे जो टहनियाँ होती है उसकी जड़ होती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। ठीक है, बरगद की लटकन वाली जो जड़ होती है वह मजबूत खंभों की तरह क्या है? पेड़ को सहारा देती है। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले ही उसे आप ही ने लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित लेनी पड़ती है। ठीक है, आप कोई भी हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले आप उस पेड़ को क्यों ना लगाया हो, क्योंकि पेड़ काटने के लिए आपको कानून से क्या है? आपको लिखित लेनी पड़ती है, तभी जाकर के आप किसी पेड़ को काट सकते हैं, क्योंकि पेड़ काटना क्या है? कानूनी अपराध है। ठीक है,
चलते हैं अगले तरफ। अब यहाँ पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ से बनता भी है रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होती है आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई कितना होता है? तो इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम होती है। प्रश्न इस तरह से बना देगा कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कि कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 11 से 12 फीट होती है। याद रखेगा इस बात को, प्रश्न बनता भी है, प्रश्न पूछा भी जाता है बार बार। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक नहीं पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जड़ जो होती है यह 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, ठीक है। और जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब कभी इस इलाके में पानी की ज़रूरत होती है, कमी होती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, इसके तने में पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो ये तो पढ़े अभी आप रेगिस्तानी ओक के बारे में कि यह रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है, ठीक है। इसके पेड़ के तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं जब पानी की कमी होती है। तो अब पढ़ेंगे यहाँ पर बिहू का त्यौहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न बनता भी है। बिहू का त्यौहार आपका असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है, ठीक है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका असम में। क्यों मनाया जाता है? तो असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। भेलाघर, तो भेलाघर जो है आपका ये असम में घास और बांस से बना घर होता है, ठीक है। असम में घास और बांस से बना घर क्या होता है? आपका भेलाघर होता है। उरुका, बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा, देखिए बोरा और चेवा जो है चावल के दो प्रकार होते हैं, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है, ठीक है। असम में चावल के दो किस्म होते हैं, बोरा और चेवा, ठीक है। जो पकने के बाद क्या हो जाता है? आपका चिपचिपा हो जाता है और इसे कहाँ खाया जाता है? आपका असम में खाया जाता है। चेवा चावल, तो चेवा चावल आपका तावा यानी कढ़ाई को आग में रखकर इसमें पानी उबलेंगे और पानी भींगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये चवा चावल बनाने की आपकी विधि थी कि चवा चावल किस तरह बनाया जाता है। तो चवा चावल जो है ताऊ जिसको कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भींगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चवा चावल खाने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, ठीक है। असम में चाय के साथ क्या दिया जाता है? पीठा दिया जाता है। पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। पीठा जो है कहाँ ज़्यादा खाया जाता है? तो आपका भारत के असम में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। तो पीठा जो है बना हुआ केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है, ठीक है। बिहू त्यौहार में औरतें जो है ना किस रंग के कपड़े पहनती है? तो पीले रंग के कपड़े पहनती है। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, ठीक है। बिहू के त्यौहार में औरत जो है ना पीले रंग के कपड़े पहनती है और लड़कियां जो है रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भात सुक्तो, तो चावल और रसे वाली सब्जी जिसको कहते हैं भात सुक्तो, ठीक है। चावल और रसे वाली सब्जी जिसको क्या कहते हैं? भात सुक्तो कहते हैं। अब यहाँ पर आप पोचमपल्ली, ठीक है, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा भी जाता है पोचमपल्ली के बारे में। तो पोचमपल्ली जिला जो है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पोचमपल्ली जिला कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर होते हैं, ठीक है। कहाँ के लोग, किस राज्य के लोग, किस राज्य के लोग बुनकर होते हैं? तो आपका आंध्र प्रदेश जो पोचमपल्ली जिला जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ के लोग क्या है आपका बुनकर होते हैं और तो इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस बुनाई को क्या कहते हैं? पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई,
ठीक है। ये सब क्या है, प्रसिद्ध है आपका। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क साड़ी, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब क्या है आपका, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर मलयालम में, ठीक है, मलयालम में क्या कहते हैं, तो मलयालम में चिट्टप्पयन पिता का छोटा भाई को चिट्टियप्पन कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा कहते हैं, ठीक है। केरल, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो भाषा आपसे पूछ दिया है कि मलयालम में पिता का छोटा भाई को क्या कहते हैं, तो चिट्टप्पन कहते हैं। मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, तो कुजम्मा कहते हैं। परीक्षा प्रश्न इस तरह से पूछे भी दिया जाता है आपका, याद रखिएगा इस बात को। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को, याद रखिएगा इस बात को। केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, केरल को। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म यहाँ से प्रश्न बनता भी है। पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म यह पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्ना मंडी गांव राजौरी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। आपका धन्ना मंडी गांव जो है ना, कहाँ पड़ता है, राजौरी, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में। राजौरी जिला कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है। और उसी राजौरी जिला में आपका कौन सा गांव पड़ता है, धन्ना मंडी गांव पड़ती है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ी चलती है, पूरे परेड की 36 निर्देश देने होती है, ठीक है। जब परेड होती है तो परेड के पीछे कितने टुकड़ियाँ चलती है, 4 टुकड़ियाँ चलती है। पूरे परेड में कितने निर्देश दी जाती है, तो पूरे परेड में आपका 36 निर्देश देने होते हैं। स्किप्टो पुल लद्दाख का एक गाँव है, ठीक है। लद्दाख का एक गाँव है जहाँ क्या होता है आपका, स्किप्टो पुल मिलता है, इसको स्किप्टो पुल पाया जाता है। अब पढ़ेंगे यहाँ पर लद्दाख के बारे में, लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लद्दाख के बारे में पढ़िए। तो लद्दाख में माँ को आमले कहते हैं, ठीक है। पिता को आबले कहते हैं और बाबा को मेमले कहते हैं, ठीक है। लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं, आमले, पिता को आबले और बाबा को मेमले कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एनसीईआरटी क्लास 4 की ईवीएस की जितने भी आपका चैप्टर में प्रश्न दिया हुआ था, ठीक है, ये आपका सारा किताब का प्रश्न में लेकर आया था। आपका यहाँ से एक ही प्रश्न आपको नहीं बचेगा परीक्षा में, सारा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्लास 4 की ईवीएस आज आपकी समाप्त हुआ, सारा बुक की प्रश्न था आपका। क्लास 4 की ईवीएस सारा समाप्त हुआ, ठीक है। आपको फिर आप अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसी को फॉलो कर लीजिए। नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास 5 की ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत